जैसे एक एक स्पेसिमेन रखा रहेगा, 1 2 3 ऐसे करके नंबर किया जाएगा और ईच कैंडिडेट हैज टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन एंड दे हैव टू स्पॉट। ठीक है, टेबल स्पॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पॉटिंग। तो जो मान लो 10 स्पेसिमेन रखा रहेगा, चाहे वो ड्राई स्पेसिमेन हो सकता है, वेट स्पेसिमेन हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आपको इसको स्पॉट करना है। उसको स्पॉट करने के बाद उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो स्पॉटिंग तो 10 टोटल 10 होते हैं, 10 into 2। ठीक है, तो 1 मार्क्स फॉर स्पॉटिंग एंड 1 मार्क्स उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद कोष्ठा शरीर और डिसेक्टेड ऑर्गन्स, विजरास। ठीक है, और कुछ हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स भी रखे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हेपेटोसाइट्स के हो गए। ठीक है, तो उसके स्लाइड्स बने बनाए आते हैं, माइक्रोस्कोप में वो स्पेसिमेन रखा रहेगा, आपको उसको ट्यून करके देखना है, आइडेंटिफाई करना है उस स्लाइड को। ठीक है, इसको स्लाइड्स रहेंगे, विजराज रहेंगे और कोष्ठाशय शरीर, चाहे वो, उसके बाद बोन्स रहेंगे और जॉइंट्स रहेंगे। इसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में लिखना, उसका क्लिनिकल एनाटॉमी लिखना, उसके पार्ट्स लिखना, उसके मसल अटैचमेंट लिखना, ये सब रहेगा। ठीक है, उसके बाद मर्म शरीर। तो मर्म शरीर और रेडियोलॉजिकल कुछ एक्सरे के शीट्स आपके पास रखे जाएंगे और उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, दिस इज फॉर द फाइनल एग्जाम। ओके, तो एग्जाम का पैटर्न ऐसा आगे रहने वाला है, समझ गए? हाँ, अब लास्ट पार्ट रहा कि प्रैक्टिकल तो हो गया, अब वाइवा कैसे होगा। ठीक है, तो वाइवा में जो होता है कुछ चीजें जो आपको बाय हार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सिरा हो गया, धमनी हो गया, स्रोतस हो गया, परिभाषा शरीर में बहुत सारे आपने, कूर्चा हो गया। ठीक है, ये सब आपने डेफिनेशन याद किया है। तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकॉल क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गया, संख्या हो गया, इतने ही चीज उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, कला शरीर है तो भाई कितने कला है, कला होता क्या है, कला ये इसी टाइप से आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज कला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कला इज देयर, एक्सप्लेन रक्तधरा कला, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे टर्मिनलिज हो गया, सुपाइन क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो बोलते हैं रिकॉल क्वेश्चन एक होता है। और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में मान लो आपको नर्वस सिस्टम में कोई एक चीज आपको पर्टिकुलर पूछ लिया। ठीक है, सेरिबेलम के बारे में बताओ। ठीक है, तो उस तरह से आपको पूरा इसके बारे में बताना है। कोई बोन्स ही दे दिया तो बोन्स को एक्सप्लेन करने के बाद में जो है आपको उसका मसल अटैचमेंट, ब्लड सप्लाई, इतना आपको बताना है। ठीक है, और एक होता है एप्लीकेशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप सद्य गृहीत गर्भ लक्षण को मॉडर्न की दृष्टि से क्या समझते हो, तो हो गया अप्लाइड एस्पेक्ट। ठीक है, तो उस तरह के भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी ये जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आमाशय को आप कैसे कोरिलेट करोगे स्टमक से। ठीक है, तो इस तरह के अप्लाइड एस्पेक्ट जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाया है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डेफिनेशन, टाइप्स, नंबर्स, यहाँ पे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, और यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी। जैसे आप स्टमक में ही मैंने आपको पूछ लिया, या ईसोफेगस में पूछ लिया कि डायरेक्ट ईसोफेगस क्या होता है। ठीक है, या नहीं तो मैं बोलूंगा कि आप ईसोफेगस के दो चार क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बताइए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछा जाएगा। अगला रहेगा सामने में टेबल पे बोन्स रखे रहेंगे, ऑर्गन्स रखे रहेंगे। ठीक है, तो वही वाला जो जोक बताया था, स्टूडेंट को बोला गया चाय समोसा का टाइम था, स्टूडेंट को बोला गया पिक एनीवन, तो बोन्स की जगह समोसा ही खा लिया। ठीक है, तो वो चीज भी हो सकता है, तो वो चीज मत करना। तो आप अपने चॉइस का एक बोन बताइए, यूजुअली ज्यादा परेशान नहीं करते हैं,
अपने चॉइस का एक बोन उठाइए जो आपको मालूम है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए, ठीक है। फिर उसमें जो आपको नहीं आता है एग्जामिनर उसको ढूंढेगा, फिर उसके बारे में पूछेगा, आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। स्टॉप। क्वेश्चन क्या था? एनाटॉमी का डेफिनेशन, उसके ब्रांचेस और उसके हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो एनाटॉमी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। शरीर को निर्माण करने में जितने भी स्ट्रक्चर लगे हैं उसका साइंटिफिक स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, जैसे उसका शेप हो गया, साइज हो गया, पोजीशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, लेंथ हो गया, इन सारे चीज को बाय वन उसके ब्लड सप्लाई हो गए, नर्व सप्लाई हो गए, इस तरह से सेपरेटली एक एक चीज, एक एक स्ट्रक्चर को जब हम जानते हैं तो उन सारे को मिला करके एक साइंटिफिक स्टडी कहते हैं जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने भी बोला है, रचना प्रतिपादकम शरीरम, जिस चीज में हम शरीर को बारीकी से जानते हैं उसको हम रचना शरीर कहते हैं, ठीक है। तो शरीर का मतलब बॉडी और रचना का मतलब उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। डेफिनेशन को जानने के बाद अब हम थोड़ा हिस्टोरिकल अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम आयुर्वेद की शरण में है तो हमें 6000 बीसी से जाना है। तो सबसे पहला एंशिएंट इंडिया में 6000 साल पहले तो सुश्रुता ओल्डेस्ट सर्जिकल टेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता, जिसमें हमें सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी बोला गया है एंड फादर ऑफ एनाटॉमी एंड प्लास्टिक सर्जरी। अगर आप सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में अगर आप 15 चैप्टर 15 और 14 वहां पे जाओगे तो वहां पे नाक का प्लास्टिक सर्जरी कैसे करना है उसके बारे में बताया है। तो फ्लैप कैसे लेते हैं, फ्लैप लेकर के नाक का रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कैसे करते हैं, वो सब बताया गया है। तो आप वो चीज फाइनल ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हमें ये जानने की जरूरत है, एज पर एंशिएंट इंडिया में सुश्रुत संहिता एनाटॉमी और शल्य के लिए, रचना शरीर और शल्य के लिए सुश्रुत संहिता जो है सबसे पुराना टेक्स्ट बुक है, जिसमें सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ एनाटॉमी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना गया है, ठीक है। और अगर इजिप्ट के साइड आए तो एंशिएंट इजिप्ट में 1600 बीसी एबोस पैपिरस जो है सबसे पुराना मेडिकल टेक्स्ट है, ठीक है। सबसे पुराना मेडिकल किताब एंशिएंट इजिप्ट में एबोस पैपिरस है, ठीक है। ग्रीस में हिप्पोक्रेटस के बारे में सुना ही होगा। आज जैसे आपने आज कैडवरिक ओथ लिया है तो उस समय मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए और आज भी जो है एमबीबीएस करने के बाद जो ओथ लिया जाता है उसको हम हिप्पोक्रेटिक ओथ बोलते हैं, ठीक है। हिप्पोक्रेटिक ओथ। एरिस्टोटल ने भी एनाटॉमी के में ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत जगह डिस्कशन किया है। हिप्पोक्रेटिस ने पूरी तरह से डिस्कशन किया है। अलेक्जेंडर कौन? इंडिया आए थे? अलेक्जेंडर आए थे कि नहीं इंडिया? नहीं आए थे? अलेक्जेंडर आए थे कि नहीं? करो। उसके बाद जो हम देखते हैं कि डिसेक्शन, सबसे पहला जो डिसेक्शन कब हुआ? सुश्रुत काल के बाद में जो बुक्स में जो हमें फर्स्ट डिसेक्शन के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं वो अलेक्जेंड्रिया एरा में मिलते हैं, जो हेरोफिलस और एरासिस्ट्रेटस जो है, ये दो जो है इसमें हेरोफिलस। क्वेश्चन आया था ना अभी, क्या था क्वेश्चन? फादर ऑफ एनाटॉमी। तो ही वाज द पर्सन हु डिसेक्टेड द बॉडी फर्स्ट, तो उसको माना गया है। फाउंडर्स ऑफ एनाटॉमी, फाउंडर्स एंड्रियस वर्सालिस, फाउंडर्स
चलो, मध्यकालीन में, मिडिल एजेस में क्या हुआ कि ह्यूमन डिसेक्शंस जो यहां चल रहे थे उसमें कमी आ गई। इंडिया में भी ये चीज, शल्य का प्रैक्टिस वगैरह ये सब जो है थोड़ा बहुत कम हुआ बुद्धिज्म के आने के बाद। तो मध्यकालीन में ह्यूमन डिसेक्शंस की कमी होने की वजह से वो लोग ज्यादातर रिलायंट जो थे, ज्यादातर एनिमल्स को पकड़ पकड़ के डिसेक्शन करते थे। ठीक है। रिनेसांस को क्या बोलते हैं? पुनरुदय। रिनेसांस 14th सेंचुरी। इसमें एक किताब है जो वेसेलियस ने लिखा है, डी ह्यूमनी कॉर्पोरेशंस फैब्रिका। ठीक है, इस नाम की एक किताब है जो एनाटॉमी के ऊपर लिखा गया है। और मॉडर्न एरा में जो है, मॉडर्न एरा में हम तो डिसेक्शंस तो करते ही हैं जो पहले से चलते आ रहा है, लेकिन और उसको हम एडवांस स्टेज में लेके गए हैं। और हमारे पास MRI CT, ठीक है, ये सब जो है माइक्रोस्कोप्स के थ्रू, सिटीज के थ्रू जो है हम डीपर स्ट्रक्चर्स को बेहतर तरीके से, सेल्स को डिफरेंशिएट करके जो है हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉडर्न एरा। ठीक है, स्टॉप। एनाटॉमी के ब्रांचेस में जितने भी टर्मिनोलॉजीज है वो आपको उसके एटलीस्ट डेफिनेशंस पता रहने चाहिए। जैसे ग्रॉस एनाटॉमी, तो जो कुछ भी हमारे नेकेड आई से दिखता है, ठीक है, उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर मान सकते हैं। एनी स्ट्रक्चर्स विजिबल टू द नेकेड आई। तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम का पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो ऐसे में जब सिस्टमिक स्टडी कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम का, या एक रीजनल अप्रोच ले रहे हैं, पेक्टोरलिस रीजन ले रहे हैं, या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स को जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमारे नेकेड आई से दिख रहा है, हम उसको ग्रॉस स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, तो जितने भी टिश्यूज के सैंपल लेकर के जब हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं किस टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तो उस चीज को जब हम सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर लेते हैं। ठीक है, जैसे सर्जरी के बाद जो भी पार्ट निकाला गया है उसका हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए भेजते हैं, राइट। तो उसी तरह से हम इसमें ये कर सकते हैं। तीसरा है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, तो जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, गर्भनी शरीर में हम पढ़ रहे हैं ना, एक एक महीना में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। यू हैव समथिंग इन योर माउथ। तो जो भी डेवलपमेंटल चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी से फीटल बना, फीटल से फुल टर्म, फीटल बना फुल टर्म, उसका डिलीवरी हुआ, उसके बाद उसका जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, तो जो हम डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं उसको हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर पे पढ़ेंगे। अगला है सरफेस एनाटॉमी, तो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशन टू डीपर स्ट्रक्चर। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है, उसका डेप्थ, उसका रिलेशंस, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसको हम सरफेस, मतलब कि एक ऑर्गन है, उसके इस सतह के इंफीरियर सतह के नीचे इसका रिलेशन ये है। अभी हमने पढ़ा है स्टमक को, स्टमक बेड में बहुत सारे रिलेशंस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन लिवर एंड इट्स सरफेस एनाटॉमी। तो जब सरफेस एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सुपीरियर ये स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, लैटरल ये स्ट्रक्चर आता है, इंफीरियर ये स्ट्रक्चर आता है, कितना रेट्रोपेरिटोनियल है, कितना पेरिटोनियल है, ठीक है, व्हाट आर द अदर विसरास व्हिच आर कमिंग इन एडजेसेंट टू द डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ द लिवर। तो वो चीज आपको जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको सरफेस एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, तो जब किसी स्ट्रक्चर को पढ़ाई के समय हम सीटी, एक्सरे वगैरह ये सब जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक और है कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो अपने स्पेसिमेन को किसी और के स्पेसिमेन के साथ मैच करना, जैसे ये लोग करते हैं ना आपके कौन से सर्वे वाले, पुरातकालीन विभाग, क्या बोलते हैं उसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो एक्सकवेशन करते हैं और उसमें से जो कुछ भी मिला वो ह्यूमन के इससे स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो लोग, कितना पुराना है, कार्बन डेटिंग करते हैं ना। तो उसी तरह से हम डिफरेंट स्पेसीज के साथ जब हम अपना कंपेयर करते हैं उसको हम कंपैरेटिव एनाटॉमी में लेते हैं। देन पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, जैसे कोई डिजीज स्पेसिमेन आपको मिला है, ठीक है, तो उसका आप पैथोलॉजिकल चेंजेस आया तो उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी आप करके उस स्लाइड्स में देख करके इस सेल में नॉर्मल से इसमें क्या चेंजेस है उस हिसाब से जो हम पढ़ेंगे उसको हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी, तो आप जितना भी ऑर्गन्स पढ़ रहे हो सबका क्लिनिकल एनाटॉमी जान रहे हो, ठीक है। जैसे ईसोफेगस में देखा डायरेक्ट ईसोफेगस, स्टमक में देखा गैस्ट्रिक अल्सर, तो दीज आर ऑल नथिंग बट क्लिनिकल। अभी जैसे बोला स्मिथ फ्रैक्चर, कोलिस फ्रैक्चर, तो ये सब हर एक पार्ट्स के अलग अलग क्लिनिकल एनाटॉमी है। तो उस हिसाब से हम क्लिनिकली सेपरेट करते हैं एक ऑर्गन्स को मेडिकल प्रैक्टिस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए, उसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। फंक्शनल एनाटॉमी, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन अपने फंक्शन के हिसाब से उसको कैसे रिलेट करेंगे उसको हम फंक्शनल एनाटॉमी जानेंगे। और लास्ट है जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित में है, न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है। एक अलग से सेपरेट ब्रांच ही बन गया अभी, ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी। तो स्पेशली खासकर हम इसमें न्यूरोलॉजी रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम, योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसकी हम खासकर डिटेल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं। सो ऑल टुगेदर दीज आर द 8 ब्रांचेस, ठीक है, ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। So when you are going to dissect the body, so you will divide the body into head, neck, trunk. So trunk में जो है आपका ये पूरा ट्रंक आ जाएगा। ट्रंक में एक थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन, एब्डोमेन में एब्डोमेन प्रॉपर एंड पेल्विस, ठीक है, एंड देन योर लिम्स, योर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिसेक्शन करना है। तो अभी हम लिम्स की तरफ जाएंगे, अपर लिम्स की तरफ, फिर लोअर लिम्स की तरफ, फिर हम ट्रंक में आएंगे, थोरैक्स में, फिर हम एब्डोमेन प्रॉपर में जाएंगे। तो हमारा जो डिसेक्शन करने का जो तरीका ये रहेगा, एंड लास्ट में हम हेड और नेक को करेंगे, ठीक है। पॉज करो। जो आप डिसेक्शन करोगे तो जो आपको पता रहना चाहिए कि मीडियल क्या होता है, सजाइटल क्या होता है, ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो जो हम बॉडी को अगर 2 हाफ में, लेफ्ट और राइट में एग्जैक्ट हाफ में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, सो हमारा ब्लेड जो है ऐसे जाएगा। तो एग्जैक्ट सेंटर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे मीडियल प्लेन, ठीक है। मीडियल प्लेन के जस्ट बगल में अगर हम ये जो ले रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सजाइटल, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरोनल। तो कोरोनल वर्टिकल डिवाइड्स फ्रंट एंड बैक। तो हमने ऐसे लिया, फिर उससे ऐसे लिया, और अगर हम ऐसे ले लें, ठीक है, तो अगर हम ऐसे लेंगे तो जो है बीचों बीच आगे वाला पोर्शन अलग, पीछे वाला अलग, एग्जैक्ट डिविजन जो हो रहा है वर्टिकल डिविजन्स, तो उसको हम बोलेंगे कोरोनल, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स जो है पूरे बॉडी को 2 भाग में बांटना, ठीक है।
टॉप और बॉटम को अलग करना। और लास्ट इज ऑब्लिक, एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट, विच, ठीक है, विच इज नॉट एट एनी एंगल, तो उसको हम ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे। ठीक है, स्टॉप करो। अब जब हम डिसेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें लेयर बाय लेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा जो है स्किन, तो स्किन में जो हमारा एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस हमेशा एवास्कुलर होता है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। और जो हमारा डर्मिस लेयर होता है दे आर वैस्कुलर, फाइब्रस, ठीक है। बाकी जो सुपरफिशियल फेशिया है दे आर फैटी, फाइब्रस, ठीक है। दे आर डेंस इन स्कैल्प, नेक, palms, soles, binding skin, firmly to deep fascia। तो ये सब एरिया में जो होता है थोड़ा टाइट होता है, ठीक है, वेरएज सब जगह लूज होते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया में फैट कंटेंट भी होता है एंड देयर आर स्मॉल ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स लाइक क्यूटेनियस नर्व्स, ठीक है, क्यूटेनियस नर्व्स होंगे। वेरएज जब आप डीप फेशिया की तरफ आते हो तो डीप फेशिया में आपके सुपरफिशियल फेशिया के जो जस्ट बीनीथ जो लेयर है उसको हम बोलेंगे डीप फेशिया। दे आर इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक का मतलब दे आर नॉट इलास्टिक, ठीक है, एंड दे आर फिक्स्ड। देन उसमें जो आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे डीप फेशिया में, मसल्स, वेसल्स, नर्व्स, ठीक है, बोन्स and their muscle attachment, then tunnels are empty spaces, then रेटानिकुला, क्या हो रहा है, जाने दो, ये हमारा सुपरफिशियल फेशिया है और ये डीप फेशिया है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसके बाद बोन, ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही आएगा तो जब भी हम डिसेक्शन करेंगे, ठीक है।